फ्रेंड, मैं हूं एसएम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल हम आगे एजुकेशन में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, तो हम आज आप लोग बताने वाले हैं प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में। तो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में। फ्रेंड, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आप भी स्किप करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। चलिए बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने यह प्राइमरी एक्सिलरी वर्ड्स के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, जो हमारा पहला है इसमें क्या देखिए, वी हैव डू, ये तीन है। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा पहला है वी वाला। इसमें हम इज, आर, एम, वाज, वेयर एलिजिबल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बोला है हम इसको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है ही इज वाटरिंग प्लांट्स, यानी ही इज वाटरिंग प्लांट्स, वह पौधे में पानी डाल रहा है। उसी प्रकार ये हमारा दूसरा है दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरा है हमारा आई एम डूइंग माई लेसन, यानी मैं अपना पाठ कर रहा हूं। यानी आई एम डूइंग माई लेसन, मैं अपना पाठ कर रहा हूं। सी वॉज रीडिंग बाइसिकल, सी वॉज रीडिंग बाइसिकल, यानी वह साइकिल चला रही थी। सी वॉज रीडिंग बाइसिकल, वह साइकिल चला रही थी। यू आर मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर कर रहे थे। यू मीन्स तुम, आर है मेकिंग ए नॉइज, यानी शोर कर रहे थे, नहीं तुम शोर कर रहे हो। उसी प्रकार हमारा छठवा है ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा था। ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रहा था। उसी तरह हमारा यह सातवां है अंशु इज हेल्प्ड बाय लिटिल, लिटिल के द्वारा अंशु की मदद की गई। ये हमारा पैसिव वॉइस है। और यह आठवां है, बोला है द डकैट्स वेयर अरेस्टेड, यानी जो डकैत थे वह पकड़े गए। तो फ्रेंड, इसमें बोला है देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आता है, ठीक है। इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में किया गया है। वहीं पे इसका पैसिव वॉइस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यहाँ पे बना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ पे पैसिव वॉइस बना है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड, हमारा पास्ट टेंस की जो बात कही जाती है, सी वाज रीडिंग साइकिल, यानी सी वाज रीडिंग बाइसिकल, यानी वह साइकिल चला रही थी। ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है फ्रेंड। सी वाज रीडिंग बाइसिकल, वह साइकिल चला रही थी। ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा था। द डकैट्स वेयर अरेस्टेड, डाकुओं को पकड़ लिया गया। यानी यह फ्रेंड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में था। तो यह पास्ट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे नोट दिया गया है, बोला इसमें हम यहाँ पे इज, आर, एम, वाज का, वेयर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ हम लिखते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर। फिर इसके बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां भी देना है। बोला है इस नीचे वाले में, नीचे वाले को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। कैसा लिंकिंग वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और एलिजिबल वर्ब यानी सहायक क्रिया। लिंकिंग वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया, एलिजिबल वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। तो पहले हम इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। लिंकिंग वर्ब हम देख रहे हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब पे आप विशेष ध्यान दीजिए। आई एम ए टीचर, यानी इसका एम का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। उसके बाद से तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है।
यह हमारा एम का प्रयोग मुख्य क्रिया के तौर पे किया गया है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, यानी कर्म आ गया। फिर इसमें भी देखिए ही इज ए क्वाइट वेल, वह बिल्कुल शांत है। ही इज ए क्वाइट वेल, वह बिल्कुल शांत है। देखिए यहाँ पे जो इज आया है इसका प्रयोग हम मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, उसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में भी देखिए वेयर का जो प्रयोग किया गया है ये हमारा लिंकिंग वर्ब में यानी मुख्य क्रिया के रूप में यूज किया गया, यानी मुख्य यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इसमें भी। फिर उसी तरह हमारा यह जो चौथा वर्ड है इसमें हमारा वाज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में किया गया है। उसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब बारी आता है हमारे इरेगुलर वर्ब के बारे में। तो देखिए आई एम ए स्टडीइंग बुक्स, आई एम स्टडीइंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे जो एम प्रयोग किया गया है यह सहायक क्रिया के रूप में किया गया है। जो हमारा यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया है यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में किया गया है। उसके बाद से तुरंत यहाँ पे हमारा मेन वर्ब आ गया है। ठीक है, यह हमारा एम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद तुरंत हमारा स्टडीइंग यानी हमारा मुख्य क्रिया आ गया है। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। उसी प्रकार हमारा जो है तीसरा वर्ड है, तीसरा वाक्य है ही इज स्कोल्डेड बाय हर, यह हमारा पैसिव वॉइस में है। ही इज स्कोल्डेड बाय हर, तो बोला है यहाँ पे जो इज का प्रयोग किया गया है यह हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक या इरेगुलर वर्ब के रूप में किया गया है। और यहाँ पे स्कोल्डेड जो है हमारा मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। बाय हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है दे वेयर टेकिंग टी, टेकिंग रेस्ट, यानी दे वेयर टेकिंग रेस्ट यानी वह आराम कर रहे थे। तो यहाँ पे वेयर का भी जो प्रयोग किया गया है यहाँ पे सहायक क्रिया यानी इरेगुलर वर्ब के रूप में किया गया है। उसके बाद से हमारा टेकिंग जो है हमारा मुख्य क्रिया हो गया है। तो फिर यह हमारा रेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। हम चौथा देखते हैं ही वाज स्वीपिंग, वह झाड़ू लगाता था। तो ही वाज जो यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी इरेगुलर वर्ब के रूप में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा स्वीपिंग है, जो स्वीपिंग मीन्स होता है झाड़ू लगाना। ठीक है, तो इसमें स्वीपिंग का यूज किया गया है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। आप कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड, अगर कंफ्यूज मत होइए, बस देखिए यहाँ पे वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फिर यहाँ पे इसका प्रयोग हमारा मेन वर्ब इसके रूप में किया गया है। तो फ्रेंड इसमें आपको नोट में यही बताना था। हम नोट यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, जब इज आर एम वाज देयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए, जब नोट में देखिए, नोट में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है तो उसके साथ जब वो अपने साथ कंप्लीमेंट भी लेकर के आता है। कंप्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट। जब इज आर एम वाज का प्रयोग किया जाता है तो वह अपने साथ यानी इज आर एम अपने साथ एक कंप्लीमेंट लेके आता है। जब इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में करेंगे तो उसके साथ वर्ब में इरेगुलर वर्ब आएगा। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड यह पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करते चलिए। हाँ फ्रेंड देखिए, इसमें हम इसका हम देख चुके हैं, अब इसका हम देख रहे हैं यानी दूसरा देख रहे हैं यानी हैव का इरेगुलर वर्ब यानी हैव में हैव, हैज, हैड आता है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल को लिए हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। बोला है पहला है ही हैज गॉन आउट, वह बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट, आप लोग मालूम होगा
हैज, हैड, हैज के बाद जब हैड आता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा ही हैज गॉन आउट, वह बाहर जा चुका है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है ही है, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी लिया है। आई हैव टेकन टी यानी मैंने चाय ले लिया है यानी पी लिया है, यह भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो हैव के बाद से अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है तो हमारा परफेक्ट टेंस हो जाता है, यानी हैव आया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसी प्रकार हमारा यह तीसरा है, देखिए इसमें हैड आया है, हैड आया ना, तो बोला है दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। दे हैड कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा कर लिया, यानी उन्होंने या फिर वे पूरा कर लिए हैं देयर वर्क, यानी अपने कार्यों को। यह वाला देखिए हैड का प्रयोग किया गया है, हैड में पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हैड के बाद हम क्रिया का यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है। उसके बाद से हमारा देयर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो फ्रेंड हम इसमें चौथा देखते हैं, सी हैज कुक्ड फूड, उसने भोजन बना लिया है, सी हैज कुक्ड फूड। यह देखिए इसमें हैज जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, जब उसके कुक्ड लग गया तो यह क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हमारे यह जो पांचवा एग्जाम्पल है, बोला यू हैव कार्ड हिम, यू हैव कार्ड, तुमने बना लिया है उसको, तुमने उसको बुला लिया है। देखिए हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसी प्रकार हमारा छठवा है 6 नंबर का, वी हैड कम, हम आ चुके हैं, बिफोर ही वेंट, उसके जाने के पहले ही हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म किया गया है। देखिए इसमें फ्रेंड दो सेंटेंस है हमारा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही वेंट ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको हम दो तरह से बनाते हैं। तो देखिए हम नीचे के पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम नोट वाला देखते हैं। दोस्तों नोट जो होता है विशेष ध्यान देने वाली बात कही गई होती है, इसमें कुछ अलग से बताया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमको जानने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इसको। बोला है यदि हैव, हैज, हैड का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे हैड रहेगा, हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म आता है। और से आगे यदि हैव, हैज, हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो उसके साथ कर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट कर्म और से आता है। यदि इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तो इसके साथ मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे हम इसमें फाइनाइट वर्ब लेंगे, यानी फाइनाइट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया लेंगे और इसको हम सहायक क्रिया बोलेंगे। सहायक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो हम पहले फाइनाइट वर्ब देखते हैं। बोला है आई हैव मेनी बुक्स। देखिए इसमें बोला है जब हैव, हैज, हैड के बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। देखिए हैव के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आया है, हैव के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया यानी मेनी बुक्स आया है। आप विशेष रूप से इसमें भी देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत यानी
एक कार आ गया है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग किया गया है। हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। उसके तुरंत बाद एक कार आ गया यानी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। उसी प्रकार हमारा तीसरा जो वाक्य है यानी सेंटेंस है, बोला है दे हैड। देखिए दे हैड आया है, तो यह हैड का प्रयोग यानी मेन वर्ब के रूप में किया गया है। इसके मेन वर्ब के रूप में किया गया है। उसके बाद तुरंत हमारा यह ऑब्जेक्ट आ गया है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ गया है। तो हमारा यह फाइनाइट वर्ब में क्या है, इज आरएम का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ जाता है, तो उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब में इज एम आर हैज हैड के बाद हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो हमारा फाइनाइट होता है। उसी प्रकार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब में बोला है, जब हम हैव हैज हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो उसके साथ हम थर्ड फॉर्म का क्रिया का वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है। हैव का यहाँ पे यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद तुरंत देखिए हमारे पे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, हमारा मेन वर्ब आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब आया है। हैव के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ना आकर के हमारा मेन वर्ब आ गया, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हमारा दूसरा जो सेंटेंस है उसमें देखिए हैज के बाद वाटर आ गया, यानी हमारा मेन वर्ब ए आ गया, हमारा यह सहायक क्रिया के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए टेकन है जो हमारा थर्ड फॉर्म में है, टेकन के पहले हैड का प्रयोग किया गया है। टेकन के पहले हैड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट यानी लंच में आया है। तो फ्रेंड हमारा जब हैज हैव हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे तो उसके साथ अवश्य ही ऑब्जेक्ट आएगा। यदि हम हैज हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे तो उसके साथ हम क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें यूज किया गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आज का हमारा यह था, हम इसको हम देखते हैं, अब डू वाला देखेंगे। तो चलिए हम अपना डू वाला स्टार्ट करते हैं कि जो भी क्या है इसको हम इरेज करते हैं। ये हमारा तीसरा यानी लास्ट है डू। डू वाला देखेंगे, इसमें डू डज डिड का प्रयोग किया, डिड का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है। तो हम इसी को हम देखेंगे, डू डज डिड का प्रयोग हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड देखिए हमारा तीसरा और लास्ट आ गया है डू वाला। अभी हम लोगों ने वी हैव को पढ़ चुका है, अब डू वाले को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे बहुत ही सावधानी से। बोला है आई डू नॉट स्मोक। आई डू नॉट स्मोक यानी मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और फिर हमारा दूसरा देखिए यू डिड नॉट टेक फूड। यू डिड नॉट टेक, तुमने नहीं लिया फूड यानी तुमने भोजन नहीं लिया, यानी तुमने भोजन नहीं किया है। उसी प्रकार तीसरा देखिए यहाँ पे इसका और इसका, ये हमारा निगेटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव वाक्य हो गया है ये दोनों। और फिर ये बोला है डज सी हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। इसमें देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब
डू या डज का प्रयोग हम पहले करते हैं तो वह हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो यह हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड आप समझ सकते हो इंट्रोगेटिव में ही डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यह चौथा वर्ड है, देखिए यह जो हमारा दोनों है यह हमारा निगेटिव है, आप लोग मालूम होगा यह निगेटिव है। उसी प्रकार हमारा चौथा है ही डज नॉट वर्क, ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डज का प्रयोग किया गया है यह हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो ही डज नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करता है। और फिर हमारा पांचवा है यू डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो कॉफी, क्या आप कॉफी को पसंद करते हो। यह भी हमारा देखिए जब डू या डज का प्रयोग हम कर्ता से पहले करेंगे तो हमारा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखिए कर्ता यानी यू है हमारा है, उसके पहले डू का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। उसी प्रकार हमारा छठवां है डज ही टेक रेस्ट, क्या वह आराम किया है। डज ही टेक रेस्ट, क्या वह आराम किया है। तो देखिए यहाँ पे ही के यानी ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पहले डज का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया है। तो इसमें बोला है इसको जो नीचे दिया गया है इसको हमको बहुत अच्छे से यानी ध्यान से समझने की जरूरत है। तो बोला है यदि डू डज डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य आता है। यदि डू डज या डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनाइट में हम देखेंगे यानी मेन वर्ब के बारे में। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है उसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यानी ये आ गया यानी कर्म आ गया है, तो हमारे यहाँ फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जब डू के बाद हमारा ऑब्जेक्ट तुरंत आता है तो हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे इस दूसरे वाले सेंटेंस में बताया गया है ही यानी सब्जेक्ट हमारा ही डज हिज जॉब, ही डज हिज जॉब, क्या वह अपना जॉब करता है। ही डज हिज जॉब, वह अपना नौकरी करता है। यानी देखिए डज के बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ऑब्जेक्ट जब आ जाता है तो हमारा इनफाइनाइट वर्ब में ही फाइनाइट वर्ब में ही आता है। तो फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब की बात कही जाती है तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे हमारा आप लोग मालूम है कि नॉट आता है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जब यहाँ पे डू का प्रयोग हमारा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी मेन वर्ब आएगा। डू मीन्स ये जो हमारा डू है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, जो ये डू है हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे डू नॉट है, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डू है जो मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो डू नॉट का प्रयोग किया गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। लर्न जो है हमारा मेन वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फाइनाइट वर्ब में जो डू के बाद यानी इसमें बताया गया साफ साफ डू डज डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में यानी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में होता है तो उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे डू के बाद हमारा ऑब्जेक्ट तुरंत आ गया, तो हमारे फाइनाइट में ही ऐसा आता है। यहाँ पे भी देखिए डज के बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यानी फाइनाइट वर्ब में आता है। जब हम डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके साथ हमारा मुख्य क्रिया भी आती है। यहाँ पे देखिए डू का प्रयोग किया गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, इसके साथ डू आया है तो हमारा यह मेन वर्ब हो गया।
ये हमारा डू नॉट का प्रयोग किया गया, यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। और उसी प्रकार यहाँ पे लर्न आया है हमारा मेन वर्ब के रूप में आया है। तो फ्रेंड आज का हमारा यहीं तक का यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था। तो हम चलिए अगले अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।